नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था। उसमें जो सीटेट के सिलेबस होते हैं, इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस सारा हमने देख लिया था। अब उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश सिलेबस में जो दिया गया था पेडागोजी जितने चैप्टर थे उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट क्या दिया गया है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। क्यों मंजिल के लिए आगे जाकर कभी वापस मत लौटना? क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना आप आगे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी में जुड़ चुके हैं तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कभी हिम्मत मत हारिएगा। तैयारी में अगर लगे हैं तो अभी सफलता सब मिलती रहती है, उसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बल्कि जितना आप आगे बढ़े हैं थोड़ी और कोशिश करिए, आप आगे ही बढ़ेंगे। पीछे हटेंगे तो उतना ही पीछे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कोशिश करके और आगे ही बढ़िए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीटेट 2022-23 का जो सिलेबस था इंग्लिश पेडागोजी का, उसके हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं। और इंग्लिश पेडागोजी में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी थोड़ा टफ जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ कोड होते हैं उसको हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया, इट इज अ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। इट इज अ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। क्या दिया गया है, पहला क्या है, इट इज अ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। भाषा क्या होती है, सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है, और क्या होती है, गतिशील होती है। डायनेमिक मतलब गतिशील होती है। हमारी लैंग्वेज चाहे कोई भी लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यह एक सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है। क्यों? क्योंकि भाषा के माध्यम से हम सारे अपने भाव और विचारों के व्यक्त करते हैं, तो ये एक सांकेतिक और गतिशील होती है। दूसरा दिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, जो हम संप्रेषण करते हैं। कम्युनिकेशन की हिंदी क्या होती है, संप्रेषण। मतलब जो हम वार्तालाप एक दूसरे से करते हैं उसका माध्यम क्या होता है, लैंग्वेज ही तो उसका माध्यम होता है। जो हम किसी एक दूसरे से जो बातें करते हैं, संप्रेषण करते हैं, वो सब किसके माध्यम से होता है, एक लैंग्वेज के ही माध्यम से होता है। अगला देखते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमें जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन, हमने क्लास को स्टार्ट किया, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें क्या आज पढ़ाना है, ये इंस्ट्रक्शन क्या किसके माध्यम से दिया है, तो लैंग्वेज के ही तो माध्यम से दिया है। इसी वजह से ये सारे क्या होंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो लैंग्वेज की होती हैं। अगला दिया गया, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, मनमाना या स्वतंत्र। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, मनमाना। मनमाना। लैंग्वेज को हम मनमाने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं होता, नहीं हमें ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करना है, ऐसे सभ्य लैंग्वेज है, लेकिन ये मनमाना होता है। इसको किसी भी तरीके से प्रयोग करके अपने भाव विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा अधिग्रहण। जो हम लोग भाषा अधिग्रहण या अर्जन करते हैं उसको देखते हैं। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, अर्जन। एक्विजिशन की हिंदी क्या होती है, अर्जन। हम लोग हिंदी भी देखते रहेंगे, इसको आप समझने में आसानी, क्योंकि हिंदी में भी मैडम पढ़ा रही होंगी, एक्विजिशन अर्जन वगैरह पढ़ाई होंगी, उससे आप लोग दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे दिया गया है, when a language is learned naturally and without any systematic practice, it is called acquisition। जब किसी लैंग्वेज को हम लोग कैसे लर्न करते हैं, नेचुरली प्राकृतिक रूप से लर्न करते हैं, उसमें क्या करते हैं, विदाउट एनी सिस्टमेटिक, किसी भी सिस्टम का प्रयोग ना करके, बल्कि हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से, जैसे हम यहाँ क्लास में है, जितने भी बच्चे हमारे क्लास में बैठे हैं सारे अपना क्या करेंगे, अपने भाषाओं को अपने तरीके से प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं ये सिस्टम यूज करके अपने लैंग्वेज का प्रयोग करो। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये एक्विजिशन के अंतर्गत आएगा। अर्जन जिसे हम डायरेक्ट माध्यम से सीखते हैं वो भी क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। दूसरा देखते हैं, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव एंड ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन।
ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने का, एक नेटिव मतलब जो देसी होते हैं। सेकेंड लैंग्वेज ऑफ बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये मानव के मस्तिष्क के जो ब्रेन होते हैं उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही इंसान सीखता है। जब भी हम अर्जन करते हैं तो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ही अर्जन कर पाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक बच्चा अच्छे से अर्जन कर रहा है तो दूसरा भी उतना ही करेगा। इसमें अर्जन है तो ये नेचुरली अर्जन करेगा ना, तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही अर्जन करेगा। अगला दिया गया है, इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। जब हम रियल कन्वर्सेशन में लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, अनकॉन्शियस, वो अचेतन प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, वो अचेतन तरीके से प्रक्रिया करता है बस क्या करने के लिए, लैंग्वेज। किसी भी कन्वर्सेशन में हम ये नहीं देखते हैं कि हमें कितने सिस्टम से किस चीज का प्रयोग करना है, बल्कि हम बस इतना जानते हैं कि जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं सामने वाला इंसान हमारी भाषाओं को कितने अच्छे से समझ ले रहा है। ये किसके अंतर्गत आता है, अर्जन के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा सीखना। सीखना क्या होता है, जब हम सीखते हैं, ठीक उसका अपोजिट होता है। जो अर्जन होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, उसका अपोजिट होता है लैंग्वेज लर्निंग। क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग। इसमें देखते हैं, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन ए सिस्टमेटिक वे इट इज नोन एन लर्निंग। जब किसी भाषा को हम किसी सिस्टम से एकदम व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं वो क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखना होता है। अगला दिया गया है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होते हैं सीखने के भाषा को, वो सारे हम इसमें प्रयोग करके जब सीखते हैं तो वो क्या होता है, लर्निंग के अंतर्गत आता है। जबकि एक्विजिशन में क्या था कि हम फ्री माइंड से एकदम सीखते हैं नेचुरल तरीके से, उसमें किसी प्रकार का न सिस्टम होता है न ही दबाव होता है। इसमें ये ठीक उसका अपोजिट होता है। अगला देखते हैं, लर्निंग इज कॉन्शियस। सीखना क्या होता है, कॉन्शियस, सचेत मन से। क्लास में जब भी हम कोई क्लास में, आप लोग भी बैठे होंगे क्लास में, जैसे भी पढ़ते हैं तो एकदम सचेत मन से पढ़ेंगे, हमें ये चीज सीखना है तो उसके लिए एकदम कॉन्शियस रहेंगे। यहाँ पे ये रहेगा कॉन्शियस प्रोसेस, एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन द मीनिंगफुल सिचुएशन ऑफ, एक मिनट, चलिए अब अगला देखते हैं। लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है। इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। क्या है, लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग एक सचेत प्रक्रिया होती है, उसमें पूरे ध्यान से हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या सीखते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव, यह बहुत ही प्रभावशाली होता है। कब होता है, व्हेन इट इज डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन, जब यह किसी भी अर्थपूर्ण सिचुएशन या परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। और फैमिलियर इन्वायरमेंट, जब किसी परिचित वातावरण या पर्यावरण या सिचुएशन में हम इसका प्रयोग करते हैं, जब ये किया जाता है तो ये बहुत ही मीनिंगफुल साबित होता है। क्या होता है, लर्निंग। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, हम लोगों ने लर्निंग एक्विजिशन दोनों पढ़ लिया। अब देखते हैं लर्निंग क्या है, एक्विजिशन क्या है। इसको अलग अलग एक तरीके से एक ही चार्ट पे देख लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होगी। जैसे दिया गया एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या है, सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। ये क्या होता है, बच्चों की पहली लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, उससे रिलेटेड होती है। सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्विजिशन। जो बच्चों के फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड होती है वही क्या होती है, एक्विजिशन, अर्जन होती है। अब देखते हैं लर्निंग में क्या दिया गया, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज मतलब जो भी बनावटी, मतलब जैसे औपचारिक लैंग्वेज होती है, भाषाएं होती हैं, औपचारिक ज्ञान होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, लर्निंग के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं, पिकिंग अप ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को ये लोग अधिग्रहण करते हैं, एक अर्जन या सीखते हैं। और इसमें दिया गया लर्निंग में नोइंग अबाउट ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। और दूसरा दिया गया है सबकॉन्शियस। इसमें क्या होते हैं, सब कॉन्शियस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। ये सचेत मन से सीखते हैं, इसमें सब कॉन्शियस होते हैं। इम्प्लिसिट नॉलेज, और इसमें क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज। और अगला क्या है, फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प। फॉर्मल जो औपचारिक शिक्षण होता है वो किसमें हेल्प नहीं करता है, एक्विजिशन में।
और जबकि यहाँ पे दिया गया फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स। फॉर्मल टीचिंग जो औपचारिक शिक्षण होता है वो किस में हेल्प करता है, लर्निंग में हेल्प करता है। अगला देखते हैं, अगला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में देखते हैं कि क्या कहा गया है इंग्लिश के बारे में। जैसे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखने के अनुसार हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं तो इंग्लिश हमें किस रूप में मिलती है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मिलती है। अगला देखते हैं, इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री कौन सी होती है, जैसे इंडिया में जितने भी बहुत सी भाषाओं को बोला जाता है, लोग बहुत सी भाषाओं को बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा, मल्टीलिंगुअल कंट्री कहा गया है। अब अगला देखते हैं, इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं सेकेंड लैंग्वेज। इसको हम लोग सेकेंड, आप लोग जानते हैं जब पेपर सीटेड सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब भी हमें सेकेंड लैंग्वेज चूज करना होता है तो उसमें ऑप्शन होता है इंग्लिश या संस्कृत। ये वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ पे दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स एनसीएफ 2005 में क्या क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड स्कूल, स्कूल की व्यक्ति की बाहरी दुनिया से ज्ञान को जोड़ना इसमें होता है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द रोड मेथड, किसी भी एक तरीके से सीखना यहाँ पे लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला दिया गया है, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड देम विथ द क्लासरूम, क्लासरूम के साथ एग्जामिनेशन को कैसा सरल एवं लचीला बनाना ही इसका उद्देश्य है। नर्चरिंग एंड ओवर एडिटिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय द केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन द कंट्री, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक जो देश होते हैं उसमें क्या होता है, एनसीएफ 2005 के माध्यम से इसमें देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का प्रयोग किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, दिया गया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को किस रूप में क्या दर्जा मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, तो हम ध्यान देंगे। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को अगर हमें जैसे पूछा था क्वेश्चन में, इंग्लिश को किस रूप में हम देखते हैं भारतीय संविधान में, यहाँ पे देखिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि सारी भाषाएं जो हैं वो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होता है, वो जो भी कार्य होते हैं वो अधिकतर इंग्लिश में ही होते हैं। और हम लोग जब पेपर देखते हैं उसमें दिया रहता है कि जैसे दोनों लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, लेकिन जब वहां पे ये भी दिया रहता है अगर कोई भी मिस्टेक पाई जाएगी उसमें क्या रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही वरीयता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि ये ग्लोबल या ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इसी वजह से। अगला देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स, ये क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत कितने स्किल्स आते हैं, बेसिक स्किल्स कितने होते हैं, बेसिक स्किल्स देखिए यहाँ पे 4 होते हैं। कौन कौन से दिया गया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 बेसिक स्किल्स होती हैं जो लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए हमने फिगर भी दिया गया है, ये फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि रिसेप्टिव कौन से है और प्रोडक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से 2, ये चारों में से 2 भाग में बांटा गया है। जैसे देखते हैं रिसेप्टिव में कौन कौन से आएंगे, रिसेप्टिव के अंतर्गत है जिसमें हम केवल रिसीव करते हैं, कोई भी चीज प्रोडक्ट नहीं करते, वो देखते हैं, जो जिसका होता है ग्रहण करना। ग्रहण के अंतर्गत कहाँ है, लिसनिंग, जब हम किसी बात को सुनेंगे तो वो भी ग्रहण करेंगे, लिसनिंग। और दूसरा क्या है, रीडिंग, ये दोनों जो होते हैं रिसेप्टिव के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हम केवल कोई जो भी चीजें रहती है उसको हम ग्रहण करते हैं। अब अगला देखते हैं प्रोडक्टिव होता है, जिसमें हम उत्पाद करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं अपने भावों एवं विचारों को, उसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो ये 2 बचे, 2 इसके अंतर्गत आ ही गए, बाकी जो बचेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग।
ये ध्यान जरूर दीजिए क्योंकि ये पूछा भी है। रिसेप्टिव के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रोडक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, स्पीकिंग और राइटिंग। यहाँ पे भी आप इसके माध्यम से समझ लीजिएगा। देखिए ये लिसनिंग और रीडिंग, ये जो दोनों है ये क्या है, रिसेप्टिव है। यहाँ पे देखिए ये रिसेप्टिव होंगे, रिसेप्टिव। और ये जो दोनों बचते हैं ये क्या होंगे, ये प्रोडक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि ये एग्जाम से पूछे भी जाते हैं, ये श्योर हर साल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। अब अगला देखते हैं, जैसे दिया साइट वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ साइट वर्ड होते हैं, उसको देखते हैं साइट वर्ड कहते किसे हैं। तो साइट वर्ड क्या होता है, साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने और लिखने में हम सबसे ज्यादा किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो साइट वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसको किसी सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग करते हैं, रीडिंग और राइटिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस वर्ड का सबसे ज्यादा हम लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं, तो किसमें करते हैं, यहाँ लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, साइट वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला दिया गया स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में स्कैन करते हैं कोई चीज, तो वो क्या होता है उसको देखते हैं। टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग quickly until you find what you are looking for. Scanning is reading rapidly in order to find specific fact. स्कैनिंग क्या होता है, स्कैन को जब भी हम करते हैं तो उसमें हम फ्रिक्वेंटली तरीके से करते हैं, लेकिन तब तक करते हैं जब तक हम उस चीज को नहीं खोज लेते जो चीज हमें सर्च करनी है। जो भी स्पेसिफिक चीजें या विशेष चीजें हमें सर्च करनी होती है वो किसके माध्यम से हम करते हैं, स्कैनिंग के माध्यम से। ये तब तक करते हैं जब तक हम जिस भी स्पेसिफिक फैक्ट को पा नहीं जाते हैं तब तक स्कैनिंग करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया गया स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, स्कीमिंग इज ए रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल, जैसे हम कहते हैं सरसरी निगाह से पढ़ लेना, बस किसी भी चीज को सरसरी निगाह से पढ़ लेना ही क्या होता है, स्कीमिंग होता है। इसमें किसी विशेष चीज को नहीं फैक्ट बनाया जाता है कि हमें ये चीज सर्च करनी, बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि हाँ किसी भी चीज को सरसरी निगाह से पढ़ के खत्म कर देना क्या होता है, स्कीमिंग होता है। अगला देखते हैं कंट्रास्टिव पेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किसमें पढ़ा जाता है, फोनेटिक्स। इंग्लिश फोनेटिक्स होता है वो, उसमें बताया जाता है कि कंट्रास्टिव पेयर क्या होते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ए कंट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज ए पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर ए कंट्रास्टिव लेटर। ये सेम होते हैं लेकिन क्या होते हैं, यहाँ पे विपरीत होता है, मीनिंग में अर्थ पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है, टेक वीएस टेप, टीम वीएस डीम, कॉपी वीएस एम्पल। ये किसके अंतर्गत आएंगे, कंट्रास्टिव पेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगला है डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये किसमें, इंग्लिश फोनेटिक्स जब हम पीजी करते हैं इंग्लिश से, उसमें रहता है डिप्थॉन्ग्स होते हैं, वावेल्स के प्रकार होते हैं। हम लोग जानते हैं वावेल्स कितने होते हैं, तो 5 वावेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सिंपल में सब बचपन से जानते हैं अभी तक, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं साउंड्स कितने होते हैं। हमें वावेल साउंड्स को भी जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे अभी एग्जाम में, पिछले एग्जाम जो हुआ था ये शिक्षक भर्ती का, उसमें देखिए 69,000 में जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था साउंड से ही, और सारे बच्चे कंफ्यूज होकर किसमें डाले थे, किसका आंसर लगाए थे, वावेल को समझ के आंसर लगा दिए थे, जहां पे वो लोग गलत हो गए। एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, उससे कितने बच्चे छठे होंगे वो देखते हैं। चलिए अब इसमें समझते हैं डिप्थॉन्ग्स होता क्या है। यहाँ पे साउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावेल्स। ऐसा साउंड जो मतलब 2 वावेल्स से फॉर्म होते हैं in a single syllable in which the sound begins as one vowel and moves towards another। इन जैसे दिया गया एग्जांपल में, इन क्वाइन, इन लाउड और साइड, इन सब में देखिए 2 वावेल्स का प्रयोग किया गया। आप लोग शब्द देखेंगे तो क्वाइन दिया गया, क्वाइन में कितने वावेल का प्रयोग, ओ और आई 2 वावेल हैं। हम लोग जानते हैं 5 ही वावेल होते हैं, कौन, ए ई आई ओ यू, यही 5 वावेल होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वावेल इसमें भी प्रयोग किया गया है, क्वाइन में, लाउड में एंड साइड में आई और ई, ये 2 वावेल का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे साउंड कितने वावेल का निकल रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सिलेबल बस एक उनका यूज हो रहा है। जैसे देखो क्वाइन का क्या, एक ही सिलेबल के क्वा, आज जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही सिलेबल का प्रयोग कर रहे हैं।
यहाँ पे देखिए ये 2 वावेल मिलकर एक सिलेबल का प्रयोग करेंगे। अगला दिया गया लाउड, आओ, ये जो दिया गया है आओ, यहाँ पे देखिए 2 वावेल का प्रयोग किया गया, लेकिन साउंड कितने निकल रहे हैं, साउंड बस निकल रहे हैं एक। और यहाँ पे देखिए साइड, साइड में भी आप लोग ध्यान देंगे कि ई का कोई साउंड अलग से नहीं दे रहा है, ये साइड वर्ड पूरा एक मिला के 2 वावेल मिलके एक साउंड का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या होंगे, यही डिप्थॉन्ग्स होते हैं, जहां पे 2 वावेल मिलकर एक ही साउंड का प्रयोग कर, एक ही साउंड या सिलेबल दे, वहां पे क्या होता है, डिप्थॉन्ग्स होता है। इसको देखते हैं, जैसे अभी हम लोग जान लेते हैं कि कितने वावेल साउंड और कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इंग्लिश फोनेटिक्स में। हम लोग फोनेटिक्स से जब पीजी जाते हैं, पीजी इंग्लिश से करते हैं, तो भी उसमें देखते हैं, हमें फोनेटिक्स पढ़ाया जाता है, उसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ होते हैं प्योर वावेल होते हैं, कुछ होते हैं डिप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स या ग्लाइड वावेल भी कहते हैं इसको, ये होते हैं। फिर उसके बाद प्योर वावेल्स कौन कौन से थे, वावेल साउंड जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, डिप्थॉन्ग्स और प्योर वावेल। यहाँ पे देखिए कितने साउंड होते हैं, वावेल देखते हैं कितने होते हैं, वावेल साउंड, वावेल साउंड, वावेल साउंड हमारे कितने होते हैं, तो हम जानते हैं 44 होते हैं। ये ऐसे नॉर्मल जगह बुक में या नहीं पढ़ाई जाती, ये बस किसमें पढ़ा था, पीजी में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें फोनेटिक्स डिक्शनरी पढ़ाई जाती है, उसमें दिया रहता है कितने वावेल साउंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 44 वावेल साउंड होते हैं, जिसमें कितने वावेल साउंड होते हैं, टोटल साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं, उसमें वावेल साउंड देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये टोटल साउंड, टोटल साउंड 44 होते हैं। वावेल साउंड कितने होते हैं, तो वावेल साउंड होते हैं हमारे 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड ये कितने होते हैं, 24। देखिएगा टोटल साउंड इंग्लिश में कितने होते हैं, तो 44 वावेल साउंड, 44 टोटल साउंड्स होते हैं। वहां पे देखिए वावेल साउंड कितने होते हैं, तो 20 वावेल साउंड होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। यही 69,000 में पूछा गया था। यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होकर क्या लगा दिए थे, जो हमारे वावेल होते हैं उसको लगा दिए थे, यहाँ पे सब लोग 1 नंबर से रुक गया था। इसके बाद देखते हैं दिया गया आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर क्या होता है, उच्चारण करने का माध्यम जो होता है उसे हम आर्टिकुलेटर कहते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई भी स्वर को, कोई भी व्यंजन को, कोई भी स्पीच या फिर वर्ड को हम उच्चारित करते हैं, वही क्या होता है, आर्टिकुलेटर होता है। जैसे दिया गया एनी वोकल ऑर्गन्स दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पीच साउंड, किसी भी स्पीच साउंड को प्रोडक्ट करने के लिए जिन वोकल ऑर्गन्स का प्रयोग करते हैं, स्वन तंत्रियों का प्रयोग करते हैं, वही क्या होते हैं, आर्टिकुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे दिया गया लिप्स, लिप्स के माध्यम से हम कई शब्दों का उच्चारण करते हैं, और इसके बाद और भी बहुत से ऐसे भाग होते हैं हमारे मुंह में जो जिसके माध्यम से किसी भी शब्दों का उच्चारण हम करते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये वो आर्टिकुलेटर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, तो चलिए दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद।